हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं मानव पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। हम यहाँ ये जानेंगे कि पाचन तंत्र हमारे भोजन में पाचन कैसे होता है और पाचन की प्रक्रिया क्या है। तो पाचन तंत्र का वर्णन भी और उसकी प्रक्रिया भी दोनों को समझेंगे। आप इसे परीक्षा उद्देश्य से भी और जानकारी के उद्देश्य से भी दोनों दृष्टियों से इसे बिल्कुल इसी प्रकार से लिख सकते हैं। तो पाचन तंत्र को हम विभिन्न भागों में बांट लेते हैं। परीक्षा के उद्देश्य से आपको इस प्रकार से हेडिंग में बांट लेना चाहिए ताकि याद करना सरल हो जाए। भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख्य मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले होती है मुख गुहिका, ग्रास नली, फिर अमाशय, फिर क्षुद्रांत जिसे छोटी आंत भी कहते हैं, बृहदांत यानी कि बड़ी आंत, फिर मलाशय और मल द्वार। तो ये कुल 7 जो भाग हैं इन्हें आपको क्रमानुसार याद कर लेना चाहिए। चित्र में भी इसे एक बार समझ लेते हैं। ये वाला हिस्सा है मुख गुहिका, जो मुख का हिस्सा है ये मुख गुहिका। फिर ये नली, इसको बोलते हैं ग्रसिका या भोजन नली। ये वाला हिस्सा है अमाशय। अमाशय के बाद ये क्षुद्रांत और ये जो हिस्सा है ये है बृहदांत और ये मलाशय और ये मल द्वार। तो इस प्रकार से हमें यदि क्रमानुसार हम चीजों को याद करेंगे तो उसके बाद हमें इन्हें याद करना भी आसान होगा, इनके बारे में समझना भी आसान होगा। यहाँ चित्र ज्यादा स्पष्ट है तो इसे हम और बेहतर तरीके से देख सकते हैं। हालांकि चित्र का आरेख बनाने की दृष्टि से, डायग्राम बनाने की दृष्टि से ये वाला चित्र अधिक बेहतर और सरल होता है। तो यहां आप समझिए ये मुख गुहिका है, मुख गुहिका और मुख गुहिका के बाद जो है ये भोजन नली आकर अमाशय में खुल जाती है, अमाशय क्षुद्रांत में, क्षुद्रांत बृहदांत में, बृहदांत मलाशय और मलाशय के बाद गुदा। तो इतना ही बस ये क्रम अगर आप याद रखेंगे तो आपको निश्चित रूप से याद करने की दिक्कत नहीं आएगी। तो हम आगे पढ़ते हैं जरा एक क्रमानुसार। सबसे पहले हम मुख गुहिका की बात करते हैं। मुख गुहिका आहार को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण करते हैं। आहार को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। भोजन का अंतर्ग्रहण मनुष्य में मुख द्वारा होता है। मुख में दांत होते हैं, आप यहां चित्र में देख सकते हैं। मुख में दांत हैं, दांत के बाद मुख में जिह्वा है और उसके बाद नीचे जीभ के नीचे कुछ लार ग्रंथियां हैं और साइडों में भी। तो यहाँ होता क्या है, मुख गुहिका में दांत जो है भोजन के छोटे छोटे कणों में तोड़ते हैं। जीभ लार को भोजन में अच्छी तरह मिलाती है और लार भोजन को नरम बना देती है, नरम भी और चिकना भी। यहां लार में उपस्थित एंजाइम, लार में एंजाइम उपस्थित होता है एमाइलेज। ये मंड या शर्करा का मंड या स्टार्च का शर्करा के रूप में पाचन कर देता है, बदल देता है शर्करा में। तो जो भोजन का पाचन है वो मुख में ही प्रारंभ हो जाता है। फिर से एक बात समझ लें, मुख गुहिका में क्या होता है। मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, मुंह में लेते हैं भोजन को, फिर दांत छोटे टुकड़े कर देते हैं। जीभ भोजन में लार को मिलाती है, स्वाद को पहचानती है और लार क्या करती है, लार भोजन को नरम बनाती है, चिकना बनाती है। और लार में एक एमिलेज नाम का एंजाइम होता है जो मंड को यानी कि स्टार्च को शर्करा में बदल देता है, पाचन कर देता है। तो भोजन का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद हम लार ग्रंथि को एक बार जरा समझ लेते हैं। लार ग्रंथि हमारे मुंह में मौजूद एक ऐसा अंग है जो लार बनाती है। यह केवल स्तनधारियों में पाई जाती है, स्तनपाइयों में ही होती है, बाकियों में लार ग्रंथियां नहीं पाई जाती। यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो यहां देखिए आप इसको, यहां ये लार है, लार की ग्रंथियां हैं और ये खुलती हैं मुंह में आकर, क्योंकि ये बाह्य स्रावी है। सॉरी, ये अंतःस्रावी लिखा हुआ है, अंतःस्रावी नहीं है। जो नली द्वारा खुलती हैं वो बाह्य स्रावी होती हैं। लार ग्रंथियां 24 घंटे में लगभग 1 से 1.5 लीटर तक लार को स्रावित करती हैं। वास्तव में लार में 99% पानी होता है। यह मुख को नम और स्वच्छ रखता है, चबाने, निगलने, पाचन की प्रक्रिया में मदद करता है। यहां लार में उपस्थित एंजाइम एमिलेज मंड या स्टार्च को शर्करा में बदल देता है।
यह खाने के बाद मुंह को साफ करती है लार, और ऐसे इसे रसायनों में घोलती है, जिससे हमें स्वाद की अनुभूति होती है। तो स्वाद भी हमें लार की वजह से ही पता चलता है। अगर सूखा भोजन होगा तो हमें स्वाद का पता नहीं चलेगा, जब तक उसमें लार मिलकर वो जीभ तक अच्छे से नहीं पहुंच जाएगा। तो ये थी लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियों की पोजीशन आप देख सकते हैं, जीभ के ठीक नीचे होती है और कुछ पीछे की ओर भी। तो इसके बाद हम बात करते हैं, हमने ये बड़ा मुख गुहिका के बारे में। नंबर 2 स्टेप है भोजन नली। निगला हुआ ग्रास नली या ग्रसिका में जाता है। ग्रसिका गले एवं वक्ष से होती हुई ग्रसिका की होती हुई आमाशय तक जाती है। ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे सरकता है। तो आप यहां देखिए कि भोजन नली जो है, जिसको हम ग्रसिका कहते हैं, ये गले से प्रारंभ होती है और आमाशय में आकर खुल जाती है। तो इसमें कोई पाचन नहीं होता किसी प्रकार का, ये केवल जोड़ने वाली नली है मुख गुहिका को आमाशय से। इसके बाद अगला है आमाशय। आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। यह चपटा एवं यू आकृति का होता है। आप चित्र में देख सकते हैं, ये यू जैसी आकृति का है। तो यह एक और ग्रसिका से खाद्य प्राप्त करता है और दूसरी ओर क्षुद्रांत में खुलता है। आमाशय में होता क्या है भोजन के साथ, ये जरा समझ लेते हैं। आमाशय का आंतरिक स्तर 3 चीजें स्रावित करता है, 3 पदार्थ स्रावित करता है। एक श्लेष्मा, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एक जठर रस। श्लेष्मा आंतरिक सतह को, एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो आंतरिक सतह के ऊपर, जो भीतर की जो भित्ति है आमाशय की, इसके ऊपर चिपक जाता है और इससे अम्ल जो बनता है उसको आमाशय की भित्तियों तक नहीं पहुंचने देता, तो आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट कर देता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच गए हैं। साथ ही यह भोजन को अम्लीय बना देता है, जिससे पाचक रसों यानी कि एंजाइमों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। तो एंजाइम भी अम्लीय माध्यम में काम कर सकते हैं, यहाँ उत्पन्न होने वाले एंजाइम, तो उसके लिए यह अम्लीय माध्यम बना देता है भोजन को। एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। तो जो जठर रस हमारा है, इसमें एक एंजाइम होता है पेप्सिन नाम का एंजाइम, ये प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। तो इसके लिए अम्लीय माध्यम आवश्यक है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्लीय माध्यम देता है और साथ सूक्ष्म जीवों को मार देता है जो भोजन के साथ आमाशय तक पहुंच गए हैं। श्लेष्मा केवल आंतरिक सतह की सुरक्षा करता है। तो ये था आमाशय के बारे में। इससे आगे बढ़ते हैं तो क्षुद्रांत के बारे में पढ़ लेते हैं। क्षुद्रांत लगभग 7.5 मीटर लंबी होती है, कुंडलित नली है। यह यकृत एवं अग्न्याशय से स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं। आंशिक रूप से पचा भोजन जब क्षुद्रांत के निचले भाग में पहुंच जाता है तो यहां आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। तो एक तो सबसे पहली बात हम ये समझे, क्षुद्रांत हालांकि सबसे लंबी नली है, 7.5 मीटर के आसपास है, पर बहुत ज्यादा कुंडलित है। यहां आप बीच में देख सकते हैं, ये कुंडली के रूप में बीच में पड़ी है क्षुद्रांत। और आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन जो है वो क्षुद्रांत में पहुंचता है, क्योंकि थोड़ा सा तो मुंह में पच गया है, थोड़ा सा आमाशय में पहुंच गया, तो आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन क्षुद्रांत में पहुंचता है और क्षुद्रांत इसका पूर्ण पाचन कर देती है। ये पाचन कैसे होता है ये समझने से पहले हम क्षुद्रांत में क्या क्या होता है ये अंदर समझ लेते हैं। इसे हम 2 भागों में बांट लेंगे, पहला पाचन और फिर अवशोषण, क्योंकि पचे हुए भोजन का अवशोषण भी क्षुद्रांत में ही होता है। तो क्षुद्रांत में सबसे पहले हम पाचन कैसे होता है ये पढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्षुद्रांत के अगले भाग में पीत रस और अग्न्याशय रस आता है, जो यकृत और अग्न्याशय से आता है। तो यहाँ 2 ग्रंथियां हैं। ये चित्र में आप जिस ग्रंथि को देख रहे हैं, यहाँ ये भूरे रंग की, लाल भूरे रंग की जो ग्रंथि है, इसको हम बोलते हैं यकृत, और यकृत में ये है पित्ताशय। ये पित्ताशय थैली है जिसमें रस, यकृत रस जो है, यकृत से जो पीत रस बनता है वो इसमें जमा होता रहता है। तो यकृत क्या है? गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि जो उदर के ऊपरी भाग में है। यहां देखिए, ये उदर है, आमाशय है, इसके ऊपरी भाग में है। तो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर अवस्थित होती है, दाईं ओर स्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है,
सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पीतरस स्रावित करती है जो थैली में संग्रहित होता रहता है। ये इस थैली में संग्रहित होता रहता है। इस थैली को हम बोलते हैं पित्ताशय। ठीक है, तो इसके बाद इसे पित्ताशय कहते हैं। पीतरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे हम भोजन खाते हैं तो ये तुरंत पित्ताशय जो है सिकुड़ जाता है और इसमें भरा हुआ जो रस है वो यहाँ से ये क्षुद्रांत्र के बिल्कुल अगले हिस्से में, शुरुआती हिस्से में खुल जाता है। यही एक और ग्रंथि का रस खुल रहा है, रस आ रहा है, वो है अग्न्याशय रस। तो अग्न्याशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं अमाशय के ठीक नीचे है और ये पीले रंग की होती है। तो आप चित्र में देखिए, यहाँ ये एक नली आ रही है पित्ताशय से और दूसरी नली आ रही है अग्न्याशय से, और यहां आकर ये जुड़ जाती है और फिर ये दोनों क्षुद्रांत्र के अगले हिस्से में खुल जाती है। अग्न्याशय रस कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन प्रक्रिया करता है तथा इसके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन पचाने में तो अग्न्याशय रस मदद कर रहा है, जबकि वसा को पचाने में पीतरस मदद कर रहा है। तो क्षुद्रांत में पाचन कैसे होता है ये समझते हैं। अमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय है और अग्न्याशय एंजाइमों की क्रिया करने के लिए उसे क्षारीय बनाया जाता है। तो यकृत से स्रावित पीतरस इस कार्य को करता है। तो यकृत से आने वाला पीतरस एक तो भोजन को क्षारीय बना देता है, उसके अम्लीय प्रभाव को खत्म करके जो अमाशय से अम्लीय भोजन आया है उसको क्षारीय बनाएगा। दूसरा, वसा का पाचन करेगा। तो क्षुद्रांत्र में वसा बड़ी बड़ी गोलियों के रूप में होता है जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। पीत लवण उन्हें छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। अग्न्याशय रस का स्राव करता है जिससे प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है और एमल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, अग्न्याशय रस में दो तरह के एंजाइम है। प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम है और एमल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम जो कि पीतरस में आया है। तो क्षुद्रांत की भित्ति की ग्रंथि होती है। क्षुद्रांत के अंदर भी ग्रंथियां होती हैं भित्तियों में, ये आंत रस स्रावित करती हैं। इसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, वसा को वसा अम्ल में और ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देते हैं। तो अब यहां देखिए, भोजन का पूर्ण पाचन हो गया है। प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देते हैं। तो यहां भोजन का पाचन हो गया। अब भोजन को अवशोषित करना है। तो क्षुद्रांत में भोजन का अवशोषण कैसे होता है समझ लेते हैं। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, इन्हें दीर्घरोम कहते हैं। यहाँ चित्र के द्वारा आप दीर्घरोम को समझ सकते हैं। ये उंगलियों की तरह उभरे हुए प्रवर्ध हैं। यदि हम आंत को काटकर किनारे से देखें तो हमें इस तरह उभरी हुई संरचनाएं दिखाई देंगी। ये उभरी हुई संरचनाएं दीर्घरोम है। तो यहां आप फिर से एक बार ध्यान देते हैं, क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घरोम या रसांकुर कहते हैं। ये दीर्घरोम के लाभ क्या है? दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है और यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। तो यहां मुख्य बात है कि अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहां उसका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को हम स्वांगीकरण कहते हैं। तो अवशोषित भोजन का रुधिर से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचना स्वांगीकरण। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड जल में होता है और ऊर्जा मुक्त करते हैं। ये कोशिकाओं में जाकर होता है प्रक्रिया, इसे हम श्वसन कह सकते हैं। तो यहां दीर्घरोम के बारे में हमने पढ़ा। अब हम बात करते हैं जो भोजन छोटी आंत में अपचित रह गया है, पचा नहीं है, वो भोजन फिर क्षुद्रांत से बृहदांत तक पहुंचता है। यहां चित्र में हम बृहदांत को देख रहे हैं।
यहाँ आकर छोटी आंत इसमें खुल जाती है और यहाँ से फिर ये बृहदांत में भोजन पहुंचता है। बृहदांत क्षुद्र आंत्र की अपेक्षा चौड़ी और छोटी होती है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है। बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है तथा अर्ध ठोस मल में के रूप में रहता है। तो यहाँ ये जो मलाशय है नीचे की ओर आप देख रहे हैं, ये नीचे मलाशय जो है इसमें ये भर जाता है मलाशय, और इसमें जो उपस्थित लवण या जल अतिरिक्त है वो बड़ी आंत अवशोषित कर लेती है और बचे हुए सारे अर्धठोस को मलाशय में भर जाता है। गुदा द्वारा फिर जब ये मलाशय भर जाता है तो फिर गुदा द्वारा मलाशय से सारा मल बाहर निकल जाता है, इसे निष्कासन कहते हैं। तो ये था हमारा पाचन तंत्र। आप इसे इसी प्रकार से परीक्षा उद्देश्य से याद कर सकते हैं। आप समझिए कि पाचन तंत्र को 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक, पाचन तंत्र की बनावट का वर्णन करें, तो आप बिल्कुल हेडिंग डालते हुए इनके बारे में बता सकते हैं। और दूसरा है कि पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया का वर्णन करें, तो प्रक्रिया के लिए आपको एंजाइमों से भोजन के पाचन को क्रमानुसार समझाना होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ जल्द आएंगे। धन्यवाद।